दोस्तों, जुलाई का महीना था और रात के करीब 11 बज रहे थे। अंधेरी रात को बादलों की घटा ने और भी भयानक बना दिया था। खैर, इस भयानक सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर दौड़ते चली जा रही थी। मैं अपनी सीट पर गहरी निद्रा में चला गया था, पर पास वाली सीट पर बुजुर्ग लेटे थे, अभी भी करवटें बदल रहे थे। उनके करवटें बदलने का कारण यह था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर ची ची करती हुई ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से मुझे हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने की कृपा करें। मैं आंख मलते हुए अध खुले मुंह से जमुहाई लेते हुए उठ बैठा और उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची एवं एक बड़े बैग को निकाला और सामान को ट्रेन से नीचे रखवा दिया। बुजुर्ग ने मुझे प्रशंसनीय दृष्टि से देखने की बजाय थोड़े उदास मन से देखा और फुसफुसाकर बोले, बेटा, जरा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट शापित है। लगभग 12 बजने को हैं। अच्छा होगा कि तुम अपने स्टेशन पर उतरने तक जागते ही रहो। वैसे भी 3-4 घंटे में तुम्हारा स्टेशन भी आ ही जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं सका, पर चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए उन बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब मैं उन बुजुर्ग की कही हुई बात पर अनमने मन से विचार करने लगा। अब तो वैसे भी मेरी नींद गायब हो चुकी थी और बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जागते ही रहना। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड आगे बढ़ा रही थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो घनघोर काली घटाओं ने बड़ी बड़ी पानी की बूंदों से ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दिया था। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। इधर मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ था और बारिश के साथ साथ अब गरज के साथ ही बिजली भी चमक रही थी, जिससे हल्की हवा भी साए साए करने लगी थी। मेरे आसपास की सभी सीटें खाली थीं, क्योंकि डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवाय 1-2 सवारियां और थीं जो पिछले ही स्टेशन पर उतरकर जा चुकी थी। एक तो पूरा डिब्बा खाली, ऊपर से उस बुजुर्ग ने भी दिमाग में एक फितूर डालने वाली बात बताकर टेंशन में डाल दिया था। खैर, मैंने अपने मन को मजबूत करते हुए अपने आप से ही कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं यह भी सोच रहा था कि लगभग 3-4 बजे तक मेरा स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों न जग कर ही यह सफ़र काट लिया जाए। मैंने बुजुर्ग के उतरने के वक्त जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया था, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को मैंने बुझा दिया था। अब मैं सीट पर ऐसे लेटा कि मेरा मुंह सामने की सीट की ओर रहे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने प्रियतम से मिलने को आतुर किसी मदमस्त नवयौवना की तरह बारिश की परवाह न करते हुए, सरसराते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ी चली जा रही थी। तभी अचानक
तेज बिजली कौंधी और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजियारा कर कर रफू चक्कर हो गई। तभी अचानक से हड़बड़ाकर मैं उठा और अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डब्बे में आया हो। अरे यह क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले ही एक नवयुवती एक अटैची लिए धड़ाम से आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। मंद मंद प्रकाश में वह स्त्री बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। मैं कुछ समझूं और बोलूं उससे पहले ही उस नवयुवना ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिए को निकालकर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलियों को फहराते हुए मंद प्रकाश में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं थोड़ा सकपका गया जब मुझे उस बुजुर्ग की बात याद आई और साथ ही मेरे दिमाग में यह भी बात कौंध रही थी कि अचानक इतनी तेज़ बारिश में इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में यह बला की खूबसूरत स्त्री भला चढ़ी कैसे। मैं अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि ट्रेन तो रुकी नहीं थी, फिर यह युवती यहाँ चढ़ी कैसे। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि पिछले ट्रेन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुँची हो। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर किसी पिछले डिब्बे में चढ़ी भी हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के बाद शुरू हुई थी, तो यह भीगी कैसे। और यह भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी बरसात में भीगते हुए ट्रेन में चढ़ी हो। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर गया था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था। पसीने की बूंदें तो मेरे माथे पर छलक आई थीं। मैं गुमसुम उदास मन से डरा सहमा बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जड़वत बना बैठा था। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस नवयुवती ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता इससे पहले ही वह स्त्री बोल पड़ी, मेरा नाम चंदा है और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। मैं भी हकलाकर बोला, मैं चंदू। बस इससे अधिक मैं कुछ बोल न सका। इसके बाद तो वह नवयुवती इस तरह से बोलना शुरू कर दी जैसे कोई समाचार वाचिका हो और उसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हों। मैं तो बस अपनी सांस को काबू में किए हुए बैठा था और अपने स्टेशन आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक पता चला क्या हुआ कि एक तेज चिचियाने के साथ ही ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी मैं कुछ समझूं तभी उस स्टेशन पर लगे माइक बारिश में घोंघियाने लगे। किसी मर्दानी आवाज़ में घोषणा की जा रही थी, तकनीकी खराबी के चलते गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं। कृपया यात्री सहयोग करें। मेरे लिए तो यह एक और नई मुसीबत थी। अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करें तो करें क्या। खैर मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मन को इस बात की तसल्ली मिली कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। और तभी अचानक सामने की सीट पर करवटें बदलती वह नवयुवती फिर बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है।
खैर, अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने गंतव्य की तरफ निकल सकते हैं। पर मैं कुछ बोल नहीं सका, मगर पता नहीं क्यों उस नव युवती के पीछे पीछे अपना सामान लेकर उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वह नव युवती और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीट कर चलता हुआ मैं लगभग 5 से 7 मिनट चलने के बाद उस नवयुवती ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और वह घर के अंदर तथा पीछे पीछे मैं भी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर उसको भी मैं ठीक से देख नहीं पाया। खैर, घर के अंदर पहुँचते ही साथ आई नवयुवती चंदा ने एक तौलिया लाकर मुझको दिया और साथ ही कुछ अच्छे रात्रिकालीन शयनकालीन महंगे कपड़े भी, और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली कि आप आराम से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। अब मैं कुछ सहज महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ तो अभी भी था। मैंने धीरे से बोला कि चाय की आवश्यकता तो नहीं लग रही, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिलवा ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह नवयुवती चंदा शयनकालीन खूबसूरत मादक पोशाक में बिखरे बालों के साथ दोनों हाथों में चाय की 2 प्याली लिए हुए मादकता भरी चाल के साथ उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। कपकपाते हाथों को संभालते हुए अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर मैंने कैसे भी प्याली ले तो ली और उसे आहिस्ता से होठ से लगाकर चाय की चुस्की भी लेने लगा। अभी मैं चाय की प्याली को पूरी तरह ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि मुझे एक बहुत ही अजीब व भयानक चीज़ देखने को मिली। मैं जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अचानक जब मेरी नज़र उस शीशे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि उस दर्पण में मुझे एक अति भयानक एक आँख वाली प्रेतनी दिखाई दी, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही भयानक था। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मेरे पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंदा तो बहुत ही मनमोहक और सुंदर स्त्री है, और हम दोनों के सिवा तो इस कमरे में कोई दूसरा था भी नहीं। फिर क्या, मैंने हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपने आप को संभाला और चाय को ख़त्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दी। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही ख़त्म कर ली थी। फिर वह हौले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही मैंने फिर उस दर्पण की ओर देखा, पर अब उस दर्पण में उस भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो मुझे उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ गई और मैं समझ गया कि वह बुजुर्ग क्या कहना चाह रहा था। खैर, अब मैंने धीरज और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया था। मैंने बिना देर किए अपनी अटैची तुलसी की माला निकालकर गले में पहन ली, साथ ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी निकालकर अपने सिरहाने रख ली। अरे यह क्या! प्याली रखने के बाद जब चंदा आई तो थोड़ा सहम गई और मेरे पास ना बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही और कातिल दृष्टि से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे वह माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा किया। पर मैं अब पूरी तरह सजग हो गया था।
इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सिरहाने रखे दुर्गा सप्तशती को भी उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर, आकर्षण, मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंदा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और वह अब गरजने लगी। चंदा अब जोर जोर से ठाके लगाते हुए चिल्लाने लगी कि तू बचकर नहीं जा सकता, आज मैं तेरा अंत कर दूंगी। पर अब मैं अपने आप को मजबूत करते हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगा और दुर्गा सप्तशती को हाथ में कस के दबाए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर चंदा अपने माया जाल में मुझे उलझाने का पूरा प्रयत्न करते हुए मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई, पर वह चाहकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। अब मैंने उस पर भी उसके भयानक क्रूर रंग रूप अट्ठास का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अब उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही वह चंदा प्रेतनी भी। मैंने देखा तो दंग रह गया। वह तो एक भयानक जंगल था, डरावना घना जंगल। अब तो मैं पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अभी मैं कुछ और दिमाग दौड़ाता तभी मेरे कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बेटा तू ठीक तो है? कौन है वह बुजुर्ग? यह आवाज़ सुनते ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक संत जैसे बुजुर्ग दिखाई दिए जो चलते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। मैं फिर डर गया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं यह भी चंदा का कोई माया जाल तो नहीं, पर पता नहीं क्यों उन बुजुर्ग के पास आते ही मेरा डर रफू चक्कर हो गया। फिर क्या था, वह सज्जन किसी घटना का जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को तमन्यता से सुनते हुए मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वे पास की ही बस्ती में रहते हैं और चंदा उनकी ही बच्ची है जिसको मरे 5 साल हो गए। उन्होंने आगे उदास मन से कहना जारी रखा कि चंदा उस समय 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 युवा भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उस लफंगों ने ट्रेन की चैन पोलिंग कर के ज़बरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिया। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे जिस पर तुम बैठे थे किसी भी युवा को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ने यह भी बताया कि ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ न कोई छोटा स्टेशन है और न ही कोई घोषणा ही होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी युवा को वह छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकते ही घोषणा भी सुनाई देती है। यह सारा काम चंदा द्वारा किया जाता है। खैर, उस सज्जन ने यह भी बताया कि अगले महीने वे गया जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं ताकि चंदा की भटकती आत्मा शांत हो जाए और किसी निर्दोष का अहित न करे। फिर उन्होंने बताया कि वे अपने गांव घर में उनकी आत्मा की शांति के कई अनुष्ठान कर चुके हैं, पर वह शांत होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए वे गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं तो बच गया, पर उन दुष्ट आताताइयों के कुकर्मों के कितने ही मासूमों को बलि चढ़ानी पड़ी होगी। तो दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरों को, समाज को किसी भी प्रकार की किसी विपत्ति का सामना करना पड़े। आज की कहानी में बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।